तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ एसए 810। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, ताकि ये बाकी सीए स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। तो सर 810 किसकी बात करता है? मैंने कहा इससे पहले पुराने वाले रिवाइज कराओ। सर ऐसे 800 की सीरीज में इससे पहले हमने दो ऐसे रिवाइज करे, दैट इज ऐसे 800 एंड 805। 800 में हमने किसकी बात की थी सर? वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो ऑडिट होता है। मैंने कहा ढंग से बताओ सर, इसको बोलते हैं स्पेशल कंसीडरेशंस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। यानी हम किसी स्पेसिफिक यूजर्स के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते थे। वो स्पेसिफिक यूजर्स कौन से थे? अब तो आपको रट गए होंगे। यस सर, CRC, टर टर टर, क्रेडिटर, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्टर एंड वो हमने पूरा ऐसे अच्छे से रिवाइज किया। फिर हमने बात करी ऐसे 805 की, जिसमें हमने बात करी ऑडिट ऑफ SFS और SEFS, यानी अगेन स्पेशल कंसीडरेशंस व्हेन यू आर ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से? पूरे या फिर सिंगल? सर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी तरह, या फिर आप बोल दो SEFS, यानी स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक डेटर, क्रेडिटर। हमने लास्ट में पूरी लिस्ट याद की थी, जिसमें मैंने बोला था डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद मैंने कहा था इनटेंजिबल एसेट, फिर हमने टेंजिबल एसेट्स के लिए एक अलग से पॉइंट रखा था। वेरी गुड। प्राइवेट पेंशन प्लान की लाइबिलिटी फर्स्ट पॉइंट में आती थी, उसका एसेट सेकंड पॉइंट में आता था, एंड लास्ट में क्या आता था? मैंने कहा लास्ट में आता था कई एसेट्स हम भाड़े पे लेते, तो जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं फॉर लीज्ड एसेट्स, जो आउटफ्लोज हो रहे हैं, वो भी इसका पार्ट बनते थे। अब हम स्टार्ट करें सर किसके साथ? ऐसे 810 के साथ। बढ़िया इंट्रोडक्शन हो गया। ये किसकी बात करता है सर? हमें रिपोर्ट करना है अब किस पे? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्हीं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो दूसरा नाम है मार्केट में जो चलता है, वो क्या है सर? अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें दिक्कत कहां आती है, या इसमें हमारा लोचा कहां पड़ता है सर? लोचा यहां पड़ता है कि जो हमारा FRF है वो इसके लिए अवेलेबल ही नहीं है। जो FRF है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वर्ड यूज करते थे ना, दीज हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल FRF, यहां आप वर्ड FRF यूज नहीं करोगे। तो सर FRF वर्ड यूज नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे? मैंने कहा क्राइटेरिया। हम यहां पे क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो ये समरी कहां से आ रही है, तो ध्यान से समझना। दिस इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज डिराइव्ड। कहीं ना कहीं आप इसको निकालते हो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि ये समरी है। तो क्या इसमें पूरी डिटेल्स होंगी या लेस डिटेल्स? सर इट कंटेन्स लेस डिटेल्स। तो सारे बच्चे बताओ, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इट इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट कंटेन्स लेस डिटेल्स देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वैसे ही है। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द PNL। बैलेंस शीट का मतलब होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन, एंड PNL का मतलब होता है जो भी रिसोर्सेज में चेंजेस आए ड्यूरिंग द ईयर। गॉट इट और नॉट? यस सर। अगेन जैसे हमने बाकी दो स्टैंडर्ड्स को डिवाइड किया था बिटवीन थ्री पार्ट, सर क्या क्या थे? एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, जिसमें हम एसेस का तड़का लगाते हैं, एंड लास्ट में क्या आता है? रिपोर्टिंग पार्ट, जो कि बहुत ही मजेदार होता है। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस कब करेंगे? जब आपका FRF, नहीं 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 सर, क्राइटेरिया, जब आपका अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल होगा। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। अब सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट किताब पे आओ ना। मैंने कहा आ गए सर। ये कहता है अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल होगा, मतलब अप्लाइड का क्या मतलब है? जो क्राइटेरिया मैनेजमेंट ने अप्लाई किया, जो क्राइटेरिया मैनेजमेंट ने अप्लाई किया इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी को अप्लाइड क्राइटेरिया कहते हैं। ये कहता है आपका जो क्राइटेरिया मैनेजमेंट ने उठाया उसी को कहेंगे अप्लाइड क्राइटेरिया। अल्टीमेटली मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है इन प्रिपेयरिंग द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कहा ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या इसमें लेस इंफॉर्मेशन है? सारी इंफॉर्मेशन कंसाइज्ड है। इसको क्या कहते हैं? एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन। लिमिटेड डिस्क्लोजर है, तो ध्यान रखना ये मिसलीडिंग ना हो जाए। मैंने कहा वेरी गुड। प्लस ये रिस्क तब बढ़ जाती है जब आपका क्राइटेरिया अवेलेबल ही नहीं है। मार्केट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाती हैं। अब सर ये कहता है कुछ फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं, जिससे आप चेक करोगे कि अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं। इसी के ऊपर आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज फोकस करके चलना। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? मैंने कहा नेचर ऑफ द एंटिटी। सर नेचर ऑफ द एंटिटी मतलब आपकी एंटिटी लिस्टेड है या अनलिस्टेड? सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा फर्क पड़ता है। जो लिस्टेड एंटिटी है उस पर इंड AS लगते हैं, और जो अनलिस्टेड एंटिटी है उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका क्राइटेरिया अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको एक क्राइटेरिया का एग्जाम्पल दिखाना चाहूं, यही चीज हमने क्लास में भी डिस्कस की थी। तो अगर आप देखो, ये क्या है सर? फॉर्म AOC3 है। मैंने कहा वेरी गुड, भाड़ में गया। इसके बाद ये कहता है ये किसके लिए है? सर डिवीजन 2, यानी डिवीजन 1 का अलग है। जो इंड AS है वो डिवीजन 2 में आता है। ये बात तो आपने आकाश सर से सीखी होगी। हाँ सर। तो ये कहता है जो डिवीजन 2 है, इंड AS वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके ऊपर शेड्यूल 3 का ये वाला क्राइटेरिया लगेगा। वेरी गुड। अब यहां क्या लिखा है सर? फॉर्म ऑफ अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कहा था समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है? अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड एज यू कैन सी, इस तरह से आपको समरी बना के चलनी पड़ती है। क्या ये बेसिक बात समझ आई? हाँ सर।
तो सबसे पहले हमें क्या देखनी है, मैंने कहा सबसे पहले हमें देखनी है नेचर ऑफ द एंटिटी। नेचर के बाद आपको देखना है पर्पस। पर्पस का मतलब क्या है सर, ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप किसके लिए बना रहे हो, जनरल पर्पस के लिए या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। तो नेचर ऑफ द एंटिटी हो गई, पर्पस हो गया। अब जैसा पर्पस, पर्पस किस क्या है, जो यूजर्स है जिनके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, समरी बना रहे हैं, उनकी नीड्स क्या है। तो पर्पस को आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हो विद द नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स। बोलो मेरे साथ, इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स। एंड लास्ट पॉइंट, सतर्क हो जाना। सर सतर्क क्या हो जाना, क्योंकि ये समरी है, क्योंकि ये समरी है, समरी समरी समरी, क्योंकि ये समरी है तो ये मिसलीडिंग ना हो जाए। तो बस आपने यही 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। फटाफट मुझे एक बार रिकॉल कराओ सर। क्या सबसे पहले हम देखेंगे एएस है या इंडेस, यानी आपकी नेचर ऑफ एंटिटी, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा ये क्या डिपेंड करेगा, मैंने कहा इसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल यूजर्स के लिए या फिर स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। अब उन्हीं यूजर्स की नीड्स आपने ध्यान में रख के चलनी है। इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर, सर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट हो गए, मजा आ गया। एंड लास्ट पॉइंट में सतर्क रहना है। सतर्क क्या क्या मतलब है, इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। क्या ये चारों बातें क्लियर है? हाँ सर, मजा आ गया। अब सर एक बात बताओ, सपोज हमारा अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है। जब भी एफआरएफ एक्सेप्टेबल नहीं होता था, क्या तुम ऑडिट एक्सेप्ट करते थे? नारे बाबा ना। तो बोल देना अगर क्राइटेरिया अनएक्सेप्टेबल है एंड आपको मैनेजमेंट से या तो एग्रीमेंट नहीं मिल रहा, डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट। बट अगर लॉ रेगुलेशन कहते करो ना, तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेना। बट अगेन ये मत लिखना कि आपने ऐसे 810 के हिसाब से ऑडिट किया, अगेन आप ये चीज नहीं लिख पाओगे। प्लस ऑलवेज डिस्क्लोज कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समराइज नेचर, जैसा कि आपने इस क्राइटेरिया में देखा था, क्या यहां पे बड़ा बड़ा लिखा है बैलेंस शीट, इसके आगे क्या लिखा है अब्रिज्ड। अब्रिज्ड लिखते ही, समरी लिखते ही आपने यूजर को सतर्क कर दिया कि भाई सुनना मेरी बात, ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो आपको ये बात डिस्क्लोज करके चलनी पड़ेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? यस सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब आपने जब मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट किया, तो सर एग्रीमेंट में क्या आएगा, वही बात। पहले क्या लिखते थे, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, या लिखेंगे प्रिपेयर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया। वेरी गुड। दूसरी बात ये कहता है, जब आप समरी दे रहे हो ना, इसके साथ पूरी बुक भी देना। सर पूरी बुक देना मतलब आपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दी है, उसके साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यूजर्स को अवेलेबल होने चाहिए विदाउट एनी डिफिकल्टी। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। समरी दिए, इसके साथ आपके कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अवेलेबल होने चाहिए यूजर्स को विदाउट एनी डिफिकल्टी। विदाउट एनी डिफिकल्टी का क्या मतलब है, इस पे भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन, 2-3 पॉइंट्स को कंसीडर करके केस स्टडी आ सकती है 4-5 नंबर की। तो ध्यान से समझना, ये क्या कहता है, सबसे पहले आपने बताना है कि किससे और कहां से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेंगे। यानी आपके समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात लिखी होनी चाहिए, किससे और कहां से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेंगे। यानी या तो ये पब्लिकली अवेलेबल हो, या आप प्रोसेस बताओ कि कैसे हम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, कहीं ना कहीं यूजर्स के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अवेलेबल विदाउट एनी डिफिकल्टी। यानी आपको बताना पड़ेगा किससे और कहां से। बोलो मेरे साथ, किससे और कहां से, यानी फ्रॉम हुम एंड फ्रॉम वेयर द पीपल कैन गेट एक्सेस टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो या तो पब्लिकली अवेलेबल हो, या आप इसके लिए प्रोसेस डिफाइन करो कि कैसे लोग इसका एक्सेस ले सकते हैं। क्लियर है? बड़ी लॉजिकल बात है, बस ये बेसिक बात आपने ध्यान में रख के चलनी है। अब सर इसके बाद आते हैं नेचर ऑफ प्रोसीजर। सुभान अल्लाह, एकदम बढ़िया वाला टॉपिक। सर ये नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या है, मैंने कहा बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बट मैं आपको इसमें से कुछ सेलेक्टिव प्रोसीजर बोलूंगा, 5 प्रोसीजर जो आपको याद रख के चलने हैं। ठीक है सर, सबसे पहले बताओ हमारे प्रोसीजर क्या है। मैंने कहा हमें इवेल्युएट करना है, हमें चेक करना है कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या ये डिस्क्लोज कर रहे हैं समराइज नेचर। मैंने कहा कैसे, याद है मैंने अभी आपको जो क्राइटेरिया दिखाया था सेक्शन 136 वाला, वो जो AOC 3 है करके था, हाँ क्या उसमें लिखा था अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यस सर। तो यू नीड टू डिस्क्लोज द समराइज नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर, पहली बात तो समझ गए। दूसरी बात क्या है, समरी है तो क्या हुआ, नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी इट शुड कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी एंड इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। मैंने कहा वेरी गुड, 2 पॉइंट तो समझ गए सर। पहला पॉइंट था डिस्क्लोज द समराइज नेचर, ठीक है। दूसरा पॉइंट था समरी होने से क्या हुआ, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा मिसलीडिंग नहीं है। थर्ड पॉइंट में सारे बच्चे बोलो डिस्क्लोजर रिटर्न्स। बोलो मेरे साथ, डिस्क्लोजर रिटर्न। अब किसको डिस्क्लोज करें, अप्लाइड क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया के हिसाब से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए उसको डिस्क्लोज करना। एंड याद रखना मित्रों कि
आप ये चेक करो कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया। तो 4 पॉइंट हो गए, फटाफट बताओ क्या। डिस्क्लोज द समराइज नेचर, समरी है तो क्या हुआ, प्रॉपर डिस्क्लोजर होने चाहिए सो दैट इट इज नॉट मिसलीडिंग। थर्ड पॉइंट में डिस्क्लोजर रिटर्न्स, डिस्क्लोज द अप्लाइड क्राइटेरिया और चेक करो इस अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं या नहीं। एंड फिफ्थ पॉइंट सारे बच्चों को याद रहता है, क्लास वाले जल्दी से बताओ क्या था। मैंने कहा फिफ्थ पॉइंट था यू कैन रिमेंबर इट विदाउट एनी डिफिकल्टी। सर विदाउट एनी डिफिकल्टी का क्या मतलब है, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो ऊपर पॉइंट डिस्कस किया था ना, दीज आर अवेलेबल टू द यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो यही बात आप ध्यान रखेंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर्स विदाउट एनी डिफिकल्टी, यानी पब्लिक में अवेलेबल है या आपने प्रोसेस बना रखा है कि किससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है सर। बस ये 5 बातें ध्यान रखनी है। अगले 2 पॉइंट बड़े सिंपल है कि अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंपनीड विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप बता दो किससे और कहां से वो आप ऑब्टेन कर सकते हो। लॉ रेगुलेशन कहता है अगर ऐसा कुछ नहीं है तो लॉ रेगुलेशन वाली बातें लिख देना। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है सर, लास्ट पॉइंट बड़ी सिंपल सी बात कहता है, क्या आपने चेक करना है, आपने चेक करना है कि क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकैलकुलेट या रिकंप्यूट हो सकते हैं कि नहीं। अगेन दीज आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर्स नॉट द रिपोर्टिंग, दीज आर द प्रोसीजर्स नॉट द रिपोर्टिंग। सर बार बार क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक करके आया हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक करके आया हूं। और अब जब तुम क्वेश्चन बैंक करने जाओगे तो यहां पे तुमको ये जो बात मैंने बताई कि ये प्रोसीजर है, रिपोर्टिंग नहीं, काम आएगी एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त। क्या ये बेसिक बात क्लियर है? हाँ सर। तो 5 पॉइंट डन 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 डन। फिर से बताओ, डिस्क्लोज द समराइज नेचर। दूसरी बात क्या थी सर? दूसरी बात है समरी है तो क्या होगा, प्रॉपर डिस्क्लोजर देंगे, मिसलीडिंग नहीं होंगे। डिस्क्लोजर रिटर्न, डिस्क्लोज द क्राइटेरिया, मेक श्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर द क्राइटेरिया। एंड लास्ट पॉइंट, रिमेंबर विदाउट एनी डिफिकल्टी, यानी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल टू द यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है सर। अब सर आता है फॉर्म ऑफ ओपिनियन। मैंने कहा अब आ जाता है लास्ट पार्ट ऑफ दिस ऐसे, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अब ध्यान से मेरी बात समझते जाना। सर जब आपके नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते थे और अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते थे तो कैसे देते थे? हम बोलते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एफआरएफ, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, यहां पे भी ऐसे करना है विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन। तो अगर आपका अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो आप क्या बोलोगे? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकंसिस्टेंट, आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, ठीक है, एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपकी थोड़ी बातें ध्यान में रखनी है। मैंने कहा वेरी गुड। ट्रू एंड फेयर व्यू की जगह आप बोलोगे दे आर अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया। क्या ये लिखने का लहजा समझ आ रहा है? हाँ सर। अब उसके बाद ये कहता है लॉ रेगुलेशन कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसे ओपिनियन नहीं देना। मैंने कहा फिर कैसे देना है? जैसे भी देना है, आप अपने प्रोसीजर वैसे के वैसे ही लगाओ। पर अगर आपको लगता है लॉ रेगुलेशन जो कह रहा है ना, उससे ना लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उससे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो आप एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकते हो, एडिशनल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। बट सर एडिशनल एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी ना ऐसा लग रहा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हटेगी नहीं। हमको लगता है कि वी कांट मिटिगेट द मिसअंडरस्टैंडिंग, तो बाबा इंगेजमेंट एक्सेप्ट ही मत करो। आप ऐसी इंगेजमेंट एक्सेप्ट ही मत करो, क्योंकि ये जो इंगेजमेंट है ना, ये एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं है। और यहां पे आप ये नहीं लिख सकते कि आपने अपना ऑडिट एज पर ऐसे 810 किया। तो ये बेसिक सी बात समझ के चलना। अगर लॉ रेगुलेशन कहता है ना कि कुछ और तरीके से ओपिनियन दो और आपको लगता है उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो आप एडिशनल एक्सप्लेनेशन दो। बट सर एडिशनल एक्सप्लेनेशन देके भी ना मिसअंडरस्टैंडिंग जाती नहीं है, तो तुम भी मत जाना, तुम ऑडिट करके मत आना, ये वाला एक्सेप्ट ही मत करना। मैंने कहा वेरी गुड। अब आता है सर ऑडिट रिपोर्ट, बड़ा ही सिंपल है, टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है सर। एड्रेस ही किसको आप एड्रेस करके चल रहे हो? अगेन इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एंगेजमेंट, नेचर ऑफ द एंटिटी एंड कौन यूजर्स हैं जिनके लिए आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस, बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो इंट्रोडक्टरी पैरा है इसको मार्क कर लो। अगेन 4 to 5 मार्कर क्वेश्चन इस पे आ सकता है। मैं आपको बता दूं आईसीआई ने अभी आरटीपी एमटीपी में जो नए नए क्वेश्चंस डाले हैं इन टॉपिक्स पे, वो ऐसी बारीकियां टेस्ट कर रहा है। सर इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? मैंने कहा सबसे पहले बहुत सिंपल है, आपने आइडेंटिफाई करना है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी टाइटल बताना है कि समरी बैलेंस शीट, समरी पीएनएल, समरी कैश फ्लो, ये सारे आपने बता के चलने हैं। ठीक है, इनकी डेट वेट बता देना। मैंने कहा वेरी गुड। जब समरी की बात कर ली तो फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी बात करो जिसमें से आपने वो मामला निकाला है। ठीक है सर। अब ये कहता है अगर ऑडिट रिपोर्ट जो है, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट जो है ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी डेट नहीं, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो, उसकी आपने डेट भी बतानी है, प्लस ये भी बताना है कि उसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन है। सर अनमॉडिफाइड ओपिनियन तभी जब उसमें मॉडिफाइड नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड। अब आता है वो पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको लगता है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज लेटर देन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एक बात बताओ सारे बच्चे, एक बात बताना, देखो जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है मान लो 15 जून। ठीक है सर। जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है
इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट है ये मान लो कब है सर, ये है 15 जुलाई। तो एक बात बताओ, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए, क्या आप वो कंसीडर करोगे? मैंने कहा द आंसर इज नो। मैंने कहा द आंसर इज नो, क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जैसी ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई, यहां पे जैसी ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई, ये पैक हो गए। अब इसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट होगा वो सब्सिक्वेंट इवेंट होता ही नहीं है। और क्योंकि समरी इसी में से निकली है, जो समरी है वो इसी में से निकली है, तो हम किसी भी सब्सिक्वेंट इवेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। हमारी कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्रोसीजर करने की आफ्टर दिस। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। तो यही बात कह रहा है, इफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेटर, ये 15 जुलाई को है। तो एक बात बताओ, जो इवेंट्स हुए हैं बिटवीन 15 जून टू 15 जुलाई, क्या आप उसको कंसीडर करोगे? बोलो नारे बाबा ना, हमारा उसको कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं है। यही पॉइंट अभी वापस आगे आएगा तो रिवाइज हो जाएगा। और ठीक है सर। एंड लास्ट में आप बोलोगे क्योंकि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें सारे डिस्क्लोजर्स नहीं है एंड इनको रीड करना इज नॉट अ सब्सटीट्यूट टू रीडिंग द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज जस्ट लाइक सेइंग सर, क्या छोटी छोटी जो आप नोट्स बनाते रहो वो एक सब्सटीट्यूट नहीं है पूरी बुक पढ़ने का। तो जो मैं आपको पूरे नोट्स देता हूं उसको कवर करना प्रॉपर जरूरी है। उसके बाद भले ही आप छोटी मोटी समरीज वगैरह रेफर करके चल सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। तो लास्ट में फटाफट चारों पांचों पॉइंट्स में को एक बार रिवाइज करा दो। सबसे पहले आएगा ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक एक टाइटल को आइडेंटिफाई करो, फिर आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेफर करो, फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट बताओ, उसका ओपिनियन बताओ, दैट इज द अनमॉडिफाइड ओपिनियन अगर उसमें मॉडिफाइड नहीं है। फिर आपने एक बड़ी चटपटी बात बताई थी सर, क्या सर? आपने बताया था क्या कि अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेटर आते हैं, अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेटर आते हैं तो उसके बीच में और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच के जो इवेंट्स हैं उनको हमने कंसीडर नहीं किया क्योंकि इसमें लेस डिस्क्लोजर है, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट। तो यही 5 बातें आपने ध्यान में रख के चलने, भले ही चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार रिकॉल कर लो। अब बड़े सिंपल पॉइंट है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है समरी बनाना, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चेक करना बाय परफॉर्मिंग द प्रोसीजर एज पर द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। फिर आप अपना ओपिनियन दोगे कि इट इज अ फेयर समरी या फिर इट इज प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया। एंड ऑडिटर का फिर साइन आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, मेंबरशिप नंबर, यूडिन और ये सारी बातें जैसे नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट में होती है वैसी इसमें भी आ जाएगी। अब सर एक बात बताओ, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी? अगेन सेम जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में होता है, जब तक आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल जाता, जब तक मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल जाती कि भाई हमने अपना पूरा काम तमीज से कर दिया है। एंड तीसरी चीज है इसमें जो एड ऑन है सर, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से समरी बनाई है उनकी डेट से पहले आपकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट डेट नहीं हो सकती। लॉजिकल सी बात है सर। अब सर एक बात बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन भी मिलेगा आरटीपी एमटीपी में, प्लस बैक क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान से समझना। सर जो मेरे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन है, मतलब परवेसिव नहीं है, या उसमें ईओएम पैरा है या ओम पैरा है, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा सेम बात अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना, सेम बात अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना। सर क्या लिख दें? कि आप लिख देना कि जो बड़ी ऑडिट रिपोर्ट है उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन है, ईओएम और ओम पैरा है। मैंने कहा वेरी गुड, प्लस उसका बेसिस बता देना, व्हाट इज द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन एंड क्वालिफाइड ओपिनियन, ईओएम एंड ओम पैरा, एंड उसका क्या इफेक्ट है, उसका क्या इफेक्ट है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये बेसिक 3 बातें आपने बता के चलनी। वापस एक बार रिवाइज करो तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा क्या हमें बताना है, जो बड़ी वाली ऑडिट रिपोर्ट है उसमें कौन सा ओपिनियन है, क्वालिफाइड ओपिनियन, ईओएम या ओम पैरा, ठीक है, उसका बेसिस बता देना और उसका इफेक्ट बता देना ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इजी है सर, इजी है। बट सर अगर उसमें जो ओपिनियन है वो एडवर्स है या डिस्क्लेमर है, तो क्या मैं बोल दूं मिस स्टेटमेंट जो है वो मटेरियल भी है परवेसिव भी है? कम ऑन, मिस स्टेटमेंट जो है वो मटेरियल भी परवेसिव, यानी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बकवास है। हाँ, तो बकवास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो समरी है क्या वो भी बकवास बनेगी? हाँ, तो क्या तुम ओपिनियन दोगे? बोलो ना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही खराब है तो हम ओपिनियन बना के क्या देंगे? तो मैंने कहा सिंपल सी बात याद रखना, अगर ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बड़े वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन यानी द इंपैक्ट इज मटेरियल प्लस परवेसिव, तो अगेन आपने बेसिस बताना और बोलना है यहां पे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना सही नहीं रहेगा। सर अगर हमें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो क्या करें? मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज नॉट अ फेयर समरी या इट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद द इट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द क्राइटेरिया, तो सर और मैनेजमेंट इसको ठीक भी नहीं कर रहा, मैनेजमेंट इसको ठीक भी नहीं कर रहा, तो आप इस केस में एडवर्स ओपिनियन दोगे। यही क्वेश्चन आपके आरटीपी में 24 में भी आया है। अब सर एक बात बताओ, सपोज हम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से समरी वगैरह बना रहे हैं, हम किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए बना रहे हैं, तो आपने ऐसे 800 में सिखाया था कि रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज रहेगा। मैंने कहा वही बात यहां भी आ जाएगी। सर अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव्स नहीं है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है लास्ट ईयर की, बट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, जो अनरीजनेबल ओमिशन है इसका इफेक्ट कंसीडर करके चले। बेसिक बात आपको बस पता होनी चाहिए, ठीक है सर। लास्ट में सर
अब कई बार सर आपने हमको एक चीज सिखाई थी कि अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होती है, ये कहां सीखा था हमने? ऐसे 700 में। तो अगर अनऑडिटेड है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे अलग होनी चाहिए। इट शुड बी डिफरेंशिएटेड, आंसर इज यस। सी वेदर इट इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड। इफ इट इज नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट प्लीज, विकी प्लीज प्रेजेंटेशन को चेंज करो। और अगर मैनेजमेंट कहती है ना रे बाबा ना, तो फिर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बोल देना हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड है। नालायक, ओपिनियन थोड़ी मॉडिफाई करते हैं, बस ये बोलना है कि दिस अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज नॉट कवर्ड बाय आवर ऑडिट ओपिनियन। ठीक है, ठीक है सर। फिर हमने एक ऐसे 720 किया था, यस सर। उसमें क्या होता था सर, एनुअल रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको चेक करना पड़ता था कि क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन में कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। क्या नहीं है? मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। और अगर मटेरियल इनकंसिस्टेंसी होती है तो हमें चेक करना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या एनुअल रिपोर्ट में। अगर एनुअल रिपोर्ट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इट नीड्स टू बी रिवाइज्ड, देन यू नीड टू डिस्कस विद द मैनेजमेंट। बट सर अगर हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अभी तो बताया था एडवर्स ओपिनियन देना है। तुमको वो घड़ी दिख रही है, मेरे को नहीं दिख रही, बताओ कौन सी मूवी है, फटाफट कमेंट सेक्शन में। ठीक है, गोलमाल गोलमाल। सर ऑडिटर्स एसोसिएशन क्या है? मैंने कहा ये भी बड़ा मसालेदार पॉइंट है। कंपनी क्या करती है? कंपनी एक डॉक्यूमेंट रखती है। मैंने कहा ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में वो बोलती है कि ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो चुका है, वो ऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखती है, बट उसके साथ आपकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं रखती। सर ये क्या बात है? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बट आपकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, तो आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे कि ऑडिट रिपोर्ट भी साथ में रखी जाए। तो देखो क्या कहते हैं, इफ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट एंटिटी प्लान्स टू स्टेट दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन द समरी एफएस इन अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द समरी एफएस, समरी एफएस तो है बट वो रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड नहीं करना चाहती, तो आप मैनेजमेंट को अगेन रिक्वेस्ट करो प्लीज ऑडिट रिपोर्ट को इंक्लूड किया जाए। अगर मैनेजमेंट नहीं मानती तो आप फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लोगे कि वो इस तरह की हरकतें ना करे। अब सर अगला क्वेश्चन क्या है, मान लो आप ऑडिटर हो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ठीक है सर। एंड कंपनी क्या करती है, उन्हीं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ एक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लगाती है। तो बताओ लोगों के पास क्या गलत इंडिकेशन जाएगा? मैं ऑडिटर हूं बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट, बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीनों साथ जा रहे हैं, तो क्या लोगों को ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि मैंने समरी पे भी ऑडिट किया है? आंसर इज यस। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है एंटिटी एक डॉक्यूमेंट रखती है एंड उसी डॉक्यूमेंट में बोलती है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द ऑडिटर, आप इस चीज को लेकर सेटिस्फाई हो जाना कि आपको आपका जो रेफरेंस है वो सिर्फ बड़े वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में है, ठीक है। एंड इट इज नॉट गिविंग अ इंप्रेशन कि आपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट किया है। ये बेसिक सी बात बस आपको समझ के चलनी है। अगर आपको लगता है कि ए और बी मीट नहीं हो रहे, यानी आपका रेफरेंस दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंसीडर करके दे दिया है, या लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी ऑडिट किया है, तो आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे प्लीज इसकी प्रेजेंटेशन वगैरह चेंज करो, या फिर आप उनको रिक्वेस्ट करो कि चलो मैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी रिपोर्टिंग कर देता हूं। अगेन अगर मैनेजमेंट नहीं मानती तो आप उनको एडवाइस करोगे एंड आप इसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लेके चलोगे, ठीक है सर। एंड ये वाली जो बात थी आई थिंक ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली सर। क्या अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है, इन दोनों के बीच में टाइम गैप है, तो इस टाइम गैप में कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स की टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सो इफ द ऑडिट रिपोर्ट on the summary financial statement is after the completion of the audit of financial statement, you are not required to obtain additional evidence on the events between the date of audit report of audited financial statement and summary financial statement, because summary financial statement audited financial statement से ही derive होते हैं। फटाफट आ जाओ, देखो दो क्वेश्चन दे रखे। सीएम मधुर, इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है ये 15 जून की है, जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट है वो 15 जुलाई की है। तो मुझे एक बात बताओ, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जो इवेंट्स हुए, क्या उसको लेके आपको एडिशनल रिपोर्टिंग करनी है? मैंने कहा हाँ करनी है। मुझे बस इतना रिपोर्ट करना है कि इन इवेंट्स को मैंने कंसीडर नहीं किया, इन पे मैंने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं करे। तो आप बस इतना लिखोगे दैट द ऑडिटेड रिपोर्ट डजंट रिफ्लेक्ट द इवेंट्स that occurred subsequent to the date of auditor's report on audited financial statement. Got it sir? अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है कि जो कंपनी है उसका क्वालिफाइड ओपिनियन है,
तो एक बात बताओ, अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्वालिफाइड ओपिनियन है तो क्या मैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूं? हाँ, दे सकते हो। अगर आपको लगता है जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये फेयर समरी है या ये प्रिपेयर्ड है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द क्राइटेरिया, तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर। बट अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो आपको क्या एडिशनल बताना पड़ेगा? सर ये बताना पड़ेगा कि क्वालिफाइड ओपिनियन है, उसका बेसिस बताना पड़ेगा, उस ओपिनियन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा उसका क्या इफेक्ट है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो स्टेट कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफाइड ओपिनियन है, उसका बेसिस बता दो एंड क्वालिफाइड ओपिनियन के बारे में बता दो एंड उसका इफेक्ट बता दो। ये पॉइंट्स मधुर को इंक्लूड करने हैं। तो मुझे लगता है मधुर जैसे आप भी एकदम मधुर तरीके से सारी बातें समझ चुके हो। एंड लास्ट में बस एक बात ध्यान रखना सर, क्या फर्क नहीं पड़ता आप कितने आराम आराम से चल रहे हो, फर्क नहीं पड़ता आप कितना धीरे धीरे चल रहे हो, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट स्टॉपिंग, एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग ऑन, आपकी जीत पक्की है। तो याद रखना, आखिरी में जीतता कौन है? खरगोश जीतता है या कछुआ जीतता है? खरगोश जीतता है या कछुआ जीतता है? सर कछुआ जीतता है। मैंने कहा कछुआ क्यों जीतता है? सर क्योंकि वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, रुकता नहीं है। तो मैंने कहा जिंदगी यही है, चलते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है और आप मंजिल पे पहुंच जाओगे। ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस रिवीजन। आई होप यू एंजॉयड इट। अच्छी लगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अच्छा लगा। एंड यस, कीप गोइंग, कीप हसलिंग। जीत अपनी पक्की है और हाँ, फेस पे स्माइल रखेंगे, खुशी से पढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लगे रहो।